तो भाई आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत बड़ी गलती करने वाली है। ये लोग एक गलती पहले भी कर रहे थे जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बात करी थी, जब मैंने आपको बताया था कि जहां मुंबई इंडियंस वाले दीपक चहर को रिलीज करने को देख रहे हैं, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से दीपक चहर को अपनी टीम का हिस्सा बनाने को देख रही है। मुंबई इंडियंस से उनकी बातचीत चल रही है कि अगर आप दीपक चहर छोड़ना चाहते हैं तो हमको दीपक चहर दे दीजिए, हमें दीपक चहर की सख्त जरूरत है। वहां मैंने आपको बताया था कि दीपक चहर का अब वक्त जा चुका है, उनकी बॉलिंग में ना ही पैनापन है, उनकी बॉलिंग में ना ही पेस देखने को मिलती है, अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, तो ना ही कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेलते हैं, ना ही बिल्कुल मेहनत करते हैं। ऐसे में उनकी बॉलिंग में गिरावट साफ साफ देखने को मिलती है। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑलरेडी पिछले सीजन में कोई अच्छे पेसर थे नहीं। खलील अहमद ने सीजन अच्छा शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे सीजन का अंत हुआ, खलील अहमद ने दिखा दिया था कि भाई उन पे ज्यादा भरोसा करने का नहीं, वो कहीं भी आके मैच लुटवा सकते हैं। हाँ, विकेट टेकिंग बॉलर जरूर हैं, लेकिन डेथ में ऐसा कुछ खास नहीं कर सकते हैं। शुरुआती ओवर में पावर प्ले में स्विंग कराना जानते हैं, लेकिन कभी भी आप उन पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप ये कह सकें कि खलील है ना देख लेगा। उसके अलावा पिछले सीजन में पथिराना भी बहुत ही बुरा हक कर आए थे। एक भी मैच में उनकी बॉलिंग को देखकर ऐसा नहीं लगा था कि भाई इसके भरोसे मैच छोड़ा जा सकता है। बाकी जो रैंडम पेसर्स भी थे, चाहे नाथन इलिस की बात करें, सैम करन की बात करें, ओवर्टन की बात करें या फिर अंशुल कंबोज की बात करें, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसे देख के आप ये कह सकते हैं कि भाई ये है ना, ये हमें मैच निकलवा के देगा ही देगा। ऐसे में दीपक चहर के लाने से भी आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि भाई दीपक चहर है ना, इसके भरोसे मैच छोड़ा जा सकता है। तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसा पेसर चाहिए था भाई जो कम से कम किसी देश का लीड बॉलर हो, कम से कम टी20 में उसकी एक अच्छी एक्सपर्टीज हो, डेथ ओवर में अब उसके भरोसे मैच छोड़ सकते हो। और ऐसे बॉलर को लाने के बदले ये लोग फिलहाल दीपक चहर को लेकर ट्रेड डील कर रहे थे। उसी गलती को मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन फिलहाल भाई ये लोग एक ऐसे प्लेयर के पीछे पड़े हैं जिनके पीछे मुझे लगता है कि इन्हें नहीं पड़ना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन पृथ्वी शॉ की। हाँ, वही पृथ्वी शॉ जिन्हें लेकर लोगों की काफी डिमांड रहती थी एक वक्त में, लेकिन भाई पिछले कुछ वक्त में पृथ्वी शॉ का जो ग्राफ है वो यहां से यहां आ चुका है। पृथ्वी शॉ की डिमांड जो है वो पूरे तरीके से लगभग खत्म हो चुकी है। यही रीजन है कि पृथ्वी शॉ आईपीएल 2025 में अनसोल्ड तक चले गए थे। लेकिन फिलहाल भाई खबर यह है कि हाल ही में बूची बाबू टूर्नामेंट के अंदर, जहां पृथ्वी शॉ ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी के अंडर खेल रहे हैं, वो ऋतुराज गायकवाड़ जो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं, उनकी कैप्टनसी के अंडर खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने एकाध अच्छी पारियां यहां पर खेली हैं, जिसके बाद से भाई खबर यह आ रही है कि उन पारियों को देखते हुए और हो सकता है कि गायकवाड़ के सजेशन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो आईपीएल 2026 से पहले होने वाले मिनी ऑक्शन के अंदर पृथ्वी शॉ को अपनी टीम का हिस्सा बना सकती है आईपीएल 2026 के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से चेन्नई सुपर किंग्स को पृथ्वी शॉ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है, तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी शॉ जो है वो फिलहाल गायकवाड़ की कैप्टनसी के अंडर बूची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। और वहां पर अभी तक जो 3 इनिंग पृथ्वी शॉ ने खेली हैं, उसमें से एक इनिंग में जो कि उनकी डेब्यू इनिंग थी महाराष्ट्र के लिए, वहां उन्होंने बूची बाबू टूर्नामेंट में 141 बॉलों पे 111 रन की पारी खेली। उसके बाद दूसरी इनिंग जो खेली वहां मात्र 1 रन का योगदान दे पाए, 1 रन में निकल लिए। वहीं बात करें तीसरी इनिंग की, तो वहां भी उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 96 बॉलों पे 66 रन की पारी खेली। तो हो सकता है कि गायकवाड़ ने पृथ्वी शॉ की पारियों को देखते हुए कहा हो कि भाई इस बंदे को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। इस बंदे की फिलहाल ऐसी कोई डिमांड नहीं है, कोई भी टीम ज्यादा इसके लिए मिनी ऑक्शन में लड़ेगी नहीं, तो एक कम प्राइस में पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पृथ्वी शॉ की जरूरत ऐसी कोई खास चेन्नई सुपर किंग्स को है नहीं। लेकिन मैं यहां पर यह भी बता दूं कि पिछले सीजन में जब मिड सीजन आईपीएल 2025 के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए थे, जिनकी जगह रिप्लेसमेंट में आयुष मात्रे आए थे, तो भाई आयुष मात्रे से पहले खबर यह आ रही थी कि उस वक्त पे गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पे पृथ्वी शॉ को लाने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन वो तो अंत में कुछ ऐसा हुआ कि पृथ्वी शॉ चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं आए। कौन आए? नन अदर देन आयुष मात्रे, जो डिसीजन बहुत अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि आईपीएल 2025 में एज अ मिड सीजन रिप्लेसमेंट आने के बाद आयुष मात्रे ने 240 रन जड़ दिए थे, लगभग 34 की एवरेज और 188 की बवाल स्ट्राइक रेट के साथ। और भाई जहां तक बात रही ओपनर्स की, तो उर्विल पटेल नाम का भी एक ओपनर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम में शामिल करा था, जो कि वंस अगेन एक मिड सीजन रिप्लेसमेंट था। उर्विल पटेल ने आईपीएल 2025 में भले ही 3 इनिंग खेली थी, जिसमें से एक इनिंग में वो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन भाई जो बाकी 2 इनिंग्स थी, 19 बॉलों पे 37 रन की और 11 बॉलों पे 31 रन की, इन 2 पारियों की बदौलत उर्विल पटेल ने आईपीएल 2025 में 68 रन मारे थे, 212 की स्ट्राइक रेट से, 5 चौके 6 छक्के लगा दिए थे। तो इनके पास जब ओपनर्स आ चुके हैं और आईपीएल 2026 के
अंदर भी उर्विल पटेल इनकी टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे, आयुष मात्रे इनके लिए खेलेंगे ही खेलेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ भी तब तक फिट हो जाएंगे। तो एक और ओपनर क्यों चाहिए, वो भी वो ओपनर, वो पृथ्वी शॉ जो इस समय कोई ऐसा खास फॉर्म दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बूची बाबू टूर्नामेंट में उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, लेकिन वो एक टेस्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट है। टेस्ट फॉर्मेट में ठीक ठाक कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि जब बंदा दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खेलेगा, आईपीएल में खेलेगा, तो वहां भी अच्छा करेगा। भाई अगर आप पृथ्वी शॉ के रन्स देखें, स्टैट्स देखें पिछले आईपीएल सीजन्स में, तो भाई ऐसा एक भी साल देखने को नहीं मिलता है पूरे मतलब पृथ्वी शॉ के करियर में, पूरे आईपीएल करियर में उनके, जिस साल को देख के आप ये कह सकें कि भाई इस साल पृथ्वी शॉ ने धमाल मचा के रख दिया था। सबसे पहले अगर साल 2024 के सीजन की बात करें, जो कि उनका लास्ट सीजन था आईपीएल में, तो भाई पिछले 2-3 सीजन से तो उनको मिड सीजन कई मैचेस से ड्रॉप तक कर दिया जाता था। इवन आईपीएल 2024 में भी उनको उनकी टीम ने मिड सीजन में कई मैचेस से ड्रॉप करा था। और साल 2024 में जो 8 मैच उन्होंने खेले भी थे, उन 8 मैचों में मात्र 24 की एवरेज से 198 रन मारे थे। साल 2023 की बात करें, वहां भी मात्र 106 रन मारे थे 8 मैचों में 13 की औसत से। साल 2022 में 10 मैचों में 283 रन 28 की औसत से। साल 2021 उनका वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा था, जहां 31 की एवरेज से 15 मैचों में 479 रन मारे थे। साल 2020 में मात्र 228 रन, साल 2019 में मात्र 22 की एवरेज से 353 रन। और बात करें साल 2018 के सीजन की, तो वहां भी 9 मैचों में मात्र 245 रन मारे थे 27 की एवरेज से। यानी भाई आज तक पृथ्वी शॉ ने जितने भी आईपीएल सीजन्स खेले हैं, भाई सिर्फ एक सीजन में उनकी जो बैटिंग एवरेज रही है वो 30 के ऊपर की रही है, और वहां भी मात्र 31 की रही है। ओवरऑल उनका अगर आईपीएल करियर देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं है भाई। 23.95 की बैटिंग एवरेज है। अब 23 की एवरेज कोई बहुत अच्छी थोड़ी है। हाँ, स्ट्राइक रेट 147 की जरूर है, लेकिन जब आपकी एवरेज ही 23 की हो तो इससे यह पता चलता है कि आप भले ही रन तेज मारते हैं, लेकिन आप ज्यादा रन नहीं मारते हैं, आपके अंदर ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। जबकि भाई पृथ्वी शॉ पे रकम जो है अच्छी खासी टीमों ने खर्च करी है। साल 2024 में 8 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में थे। साल 2023 में भी दिल्ली कैपिटल्स उनको 8 करोड़ दे रही थी। साल 2022 में भी दिल्ली कैपिटल्स ने 7.5 करोड़ दिए थे। लेकिन भाई हर सीजन में पृथ्वी शॉ ऐसा हग रहे थे कि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन के अंदर हर टीम ने कहा कि शॉ भाई और भरोसा हम आप पे नहीं टिका सकते हैं, ना ही और पैसे खर्च कर सकते हैं। इसीलिए आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में पृथ्वी शॉ जो थे वो अनसोल्ड चले गए थे। और भाई देखो, अगर सच में हम पृथ्वी शॉ के करंट फॉर्म की बात करें, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि बूची बाबू टूर्नामेंट के अंदर, जो कि एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट होती है, वहां अभी तक पृथ्वी शॉ ने जो 3 पारियां खेली हैं, उसमें से एक में 111, एक में 66 बनाए हैं। लेकिन ये एक टेस्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट है। अगर हम ये देखें कि पृथ्वी शॉ ने लास्ट T20 टूर्नामेंट कौन सी खेली थी, तो वो थी T20 मुंबई लीग, जो कि लगभग 3-4 जून के करीब शुरू हुई थी। वहां अगर हम पृथ्वी शॉ की 5 पारियों पर नजर डालें, जो 5 पारियां उन्होंने T20 मुंबई लीग के अंदर खेली थी, या मुंबई T20 लीग जो कहना चाहे कह सकते हैं, मतलब ये समझ लो कि मुंबई की एक T20 लीग थी। तो वहां अगर हम पृथ्वी शॉ की पारियां देखें तो एक पारी शानदार जरूर आई थी 34 बॉलों पे 75 रन की। अगर हम बाकी 4 पारियां देखें तो भाई कुछ भी ऐसा खास देखने को मिलता नहीं है। एक पारी है 4 बॉलों पे 5 रन की, एक पारी है 11 बॉलों पे 5 रन की, एक पारी है 23 बॉलों पे 33 रन की, और एक पारी है 12 बॉलों पे 19 रन की। यानी T20 टूर्नामेंट भी जो उन्होंने पिछली खेली, कुछ भी ऐसा खास कर नहीं पाए। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी शॉ के लिए जाना चाहिए, खासकर आपके पास जब 3 अच्छे खासे ओपनर हो। फिर चाहे गायकवाड़ की बात करें, फिर चाहे आयुष मात्रे की बात करें, या फिर चाहे उर्विल पटेल की बात करें, और क्या पता ये लोग रचिन रविंद्र को भी अगर रिटेन रखते हैं अपने पास, तो रचिन रविंद्र भी एक कमाल के ओपनर उनके लिए साबित हो सकते हैं। अब कमाल के ओपनर साबित होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वो भी एक ओपनर है ना। तो 3-4 ओपनर्स जब आपके पास पड़े हुए हैं, तो बेमतलब पृथ्वी शॉ के पीछे क्यों जाना है भाई, क्यों जाना है। और पृथ्वी शॉ तो ऐसे प्लेयर हैं, अगर आप उनसे ओपनिंग नहीं करा रहे हैं तो भाई बाकी पोजीशन पे तो उनका खेलने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। वो बंदा सबसे ज्यादा फायदा पावर प्ले का उठाता है। अगर पावर प्ले में ही नहीं आ रहा है तो फिर भाई टीम में रह के करेगा भी क्या। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही मैटर पर क्या सोचना है, क्या कहना है। जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स को पृथ्वी शॉ के लिए जाना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि आईपीएल 2026 में पृथ्वी शॉ का कमबैक हो सकता है, या फिर से एक बार वो अनसोल्ड ही जाएंगे। जो भी आप ऑनेस्टली सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।